में घिरे एमपी के पूर्व मंत्री राघव जी लापता। पुलिस बोली कानून करेगा अपना काम। विधानसभा का आखिरी सत्र, कांग्रेस का हंगामा। कोयला घोटाले में सीबीआई की आज पहली स्टेटस रिपोर्ट। नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। 10 जुलाई को होगी सुनवाई। मैदान में बदतमीजी पर सीरियस बीसीसीआई। रैना से कहा सुनी पर रविंद्र जाडेजा को लगाई फटकार। लिखित में मांगा है जवाब। ऋतिक को रहना पड़ सकता है अभी अस्पताल में। 1.5 महीने नहीं कर सकेंगे शूटिंग। कल हिंदुजा अस्पताल में हुई थी ब्रेन सर्जरी। पूरा हुआ ब्रिटेन का 77 साल पुराना सपना। एंडी मरे ने जीता विंबलडन में मेंस सिंगल्स का खिताब। बड़ी खबर अभी भी आ रही है। देहरादून चमोली की उर्गम घाटी में बादल फटा है। कम से कम 2 मकान वहां गिर गए हैं। गांव का सड़क से संपर्क टूट गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता नरेश तोमर हमारे साथ हैं। नरेश, ये बताएं क्या जानकारी आ रही है? देखिए, चमोली जिले में जो है उर्गम घाटी है, उसमें एक उर्गम गांव है। उस गांव में कम से कम 60 मकान है। वहां पे कल जो है आज सुबह बादल फटा है, जिसमें 2 मकान जो है उसमें धराशायी हो गए, मलबे में दब गए हैं और जो सड़क संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह टूट चुका है। जी आकाश। नरेश, ये बताएं कि अभी तक किसी के मरने के, घायल होने की खबर नहीं है? नहीं, अभी तक जो है किसी घायल होने की प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कोई खबर नहीं है। लेकिन एक दल जो है वहाँ पे गांव में, उर्गम गांव में जो है भेजा जा रहा है, जिससे मालूम हो सके रात कार्य पहुंचाया जा सके। जी आकाश जी। और जो राज्य के दूसरे इलाके वहां से क्या खबर है? देखिए, यहाँ पे लगातार 2 दिन से जो है बारिश हो रही है। पिथौरागढ़, चमोली में सबसे ज्यादा बारिश बताई गई थी पहले से ही, और वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी। पिथौरागढ़, केदारनाथ, आपका बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वहाँ पे जो है लगातार बारिश हो रही है 2 दिन से, और आज भी बारिश के लिए जो है मौसम विभाग ने कहा है। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब खबर आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से, जहां होटल की इमारत ढहने से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल 2 मंजिला इमारत थी जिसमें मरम्मत का काम चल रहा था, और ये वहां का होटल है, और होटल का एक हिस्सा भरभरा के गिर गया। मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की आशंका थी और बचाव का काम अभी जारी है। सिकंदराबाद शहर में ये सिटी लाइट होटल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह से वो कोलैप्स हुआ है पूरी बिल्डिंग। मलबा अभी भी जो है जीएचएमसी के अधिकारी, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और कई सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में मौजूद है। कम से कम 200 लोग यहाँ पर, सीआईएसएफ के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मलबा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है और कम से कम जो है 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मलबा काफी जो है और जिस प्रकार से यहाँ पे प्रोक्लेनर्स लगाए गए हैं और दूसरी जो है लोग यहाँ पर मदद करने के लिए मौजूद है, तो काफी बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त हुआ है ये पूरा होटल। बताया जाता है कि सवेरे 6:30-7 बजे के आसपास ये घटना हुई। काफी पुरानी बिल्डिंग है ये और कई सालों पुरानी बिल्डिंग है और सिकंदराबाद शहर में काफी फेमस ये बिल्डिंग है। यहाँ पर चाय या स्नैक्स जो है दिए जाते हैं। हालांकि सुबह का वक्त था तो ज्यादा लोग नहीं थे, वरना काफी खचाखच भरी होती है ये होटल। और जिस तरह से मलबा आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त जो है ये अंदर लोग फंसे हो सकते हैं। या फिर अभी तक जो है 6 लोगों को मृत घोषित किया है और कई लोग घायल है। तो अब सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस और या फिर रेस्क्यू अधिकारी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग अंदर जो है फंसे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम और भी 10 लोग जो है अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशंस करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, काफी सारे जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहा है। जिस प्रकार से कटर्स लाए गए हैं या फिर प्रोक्लेनर्स है या फिर जेसीबी है, तो अभी भी जो है पुलिसकर्मी और जो जीएचएमसी के अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिशियल, सीआईएसएफ और कई सारे जो है लोग यहाँ पर आए हैं। तो मलबा निकालने की कोशिश जरूर यहाँ पे चल रही है। तो पुलिस अभी सभी को क्लियर कर रही है और जितने भी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे जारी है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कई घंटे लग सकते हैं पूरे ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में। प्रसाद भूसेकर, जी मीडिया, सिकंदराबाद।
प्रसाद भोसेकर, ये बताएं कि इस वक्त अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कितने लोग अभी इसके नीचे फंसे हो सकते हैं और इस मलबे से उनको निकालने का काम कैसे किया जा रहा है? आकाश, अभी जो जानकारी मिल रही है मृतकों के बारे में, पहले तो 6 कंफर्म कर दिया था हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने हमसे जी मीडिया से जब बात कर रहे थे, लेकिन जो जानकारी हमको अभी मिल रही है तो वो संख्या बढ़ करके 10 हो गई है, ऐसी जानकारी है, क्योंकि काफी सारे लोग जो बुरी तरह से घायल हुए उनको गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी जो है रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है, मलबा निकालने का काम जारी है। जिस प्रकार से प्रोक्लेनर्स लाए गए हैं, जिस प्रकार से CISF के अधिकारी या फिर दूसरे जो एक्सपर्ट्स है उनको लाया जा रहा है। देख सकते हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग थी, काफी पुरानी बिल्डिंग है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है और एक बताया जाता है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कल से जो रमजान शुरू होना है और जो हलीम की तैयारी हो रही है, तो सुबह 4 बजे के आसपास ये होटल खुलता है। सिकंदराबाद शहर में काफी फेमस होटल है, तो ज्यादातर लोग सुबह 4 बजे के आसपास आते हैं। लेबरर्स जो के काम के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आकर मिलते हैं। तो उसी के तहत बताया जाता है कम से कम 50 से 60 लोग, ज्यादातर होटल के कर्मी थे या फिर लोग यहाँ पर चाय पीने आए थे। तो एकदम से ये बिल्डिंग ढह गई है और देख सकते हैं किस प्रकार से जो है मलबा अभी भी पड़ा है। धन्यवाद प्रसाद, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। शहर शहर मौत की ये इमारतें हैं, ये कहानी सिर्फ सिकंदराबाद की नहीं है, देश के दूसरे बड़े शहरों में लापरवाही की वजह से ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। 4 जुलाई को आपको याद होगा, मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक पुरानी इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। 4 जुलाई को दिल्ली के जाफराबाद में इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सवाल यही है कि आखिर ये तस्वीर कब बदलेगी और कितने और शहरों में इसी तरह प्रशासन सोता रहेगा और लोगों की मौत होती रहेगी। अब बात नरेंद्र मोदी की। मिशन 2014 को और मजबूती देने के लिए नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर दिल्ली में है। इस वक्त बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही है और इस बैठक में लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा हो रही है। बैठक में 2014 के प्रचार अभियान समिति के सदस्यों के नाम तय हो सकते हैं। साथ ही बीजेपी इस बैठक में खाद्य सुरक्षा बिल पर अपना रुख तय कर सकती है। अभी आपको दिखाते हैं कि कैसी हो सकती है मोदी की टीम 2014। यहां यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मोदी की प्लेइंग 11 इसमें कौन कौन आ सकता है। अमित शाह, राजीव प्रताप रूडी, वरुण गांधी, मुख्तार अब्बास नकवी, ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो मोदी के मिशन 214 में उनके साथ हो सकते हैं। मुरलीधर राव, नवजोत सिंह सिद्धू, अनुराग ठाकुर, साथ ही साथ स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी और किरण खेर। ये वो नाम है, वो चेहरे हैं जो मोदी के प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी देखना है कि आधिकारिक घोषणा कितनी देर में होती है। ये बैठक अभी चल रही है और माना जा रहा है कि ये वो चेहरे हैं जो मोदी की टीम में हो सकते हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो यही बताएं कि बैठक से क्या जानकारी आ रही है। देखिए आकाश, 4 दिन के भीतर अगर 2 बार संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जब से कैंपेन कमेटी की कमान संभाले हैं काफी हड़बड़ी में है। वो चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से जल्दी हो, चाहे कैंपेन की बात हो या फिर मैनिफेस्टो की बात हो, उसके सदस्यों की बात हो, सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। लेकिन पार्टी अपनी गति से ही चल रही है। आकाश में बता दूं कि पिछली बैठक में भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मात्र 200 दिन बचे हुए हैं, इसलिए हमें सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा। आप बैठिए, सब मिलकर बैठिए, कैंपेन चलाइए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, इस बीच में मानसून सत्र भी चलना है। तो जाहिर तौर पर सभी मुद्दों पर एक बार अंतिम रूप से बैठकर इस जो संसदीय बोर्ड की आज बैठक हो रही है इसमें फैसला कर लिया जाएगा। और मैं बता दूं कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है इसमें सबसे अहम होने वाले फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर मानसून सत्र में चाहे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी की रणनीति क्या है। बीजेपी को यही लग रहा है कि जिस तरह से 2009 के चुनाव में मनरेगा था, कहीं ऐसा न हो कि पार्टी के लिए फूड सिक्योरिटी बिल भारी पड़ जाए, इसलिए उसकी काट ढूंढने में ही पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में हैं। इसके अलावा आईबी और सीबीआई के बीच में जो जिस तरह से एक तरह से मतभेद की खबरें आई है, पार्टी उसको जोर शोर से उठाना चाहता है कि सरकार के जो अहम जो एजेंसियां हैं ये आपस में भिड़ी हुई है। धन्यवाद रविंद्र कुमार।
बोधगया सीरियल ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि जांच से पहले निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है। दिग्विजय सिंह ने खासतौर पर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि मोदी के भाषण के एक दिन बाद ब्लास्ट, इन दोनों का कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। और आपको याद होगा कि मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं से कहा था कि नीतीश को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन दिग्विजय सिंह अब इन दो अलग अलग चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ट्विटर में एक तरफ अमित शाह और राम मंदिर की बात की है और दूसरी तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी और सीरियल ब्लास्ट को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर 4 ट्वीट किए हैं दिग्विजय सिंह ने, जिसमें वो बीजेपी की जो नीति है उस पर निशाना साधा है, वो भी ऐसे वक्त जबकि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी बैठक कर रहा है और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अहम ऐलान हो सकते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर और आगामी संसद चुनाव को लेकर अपनी नीति बीजेपी घोषित कर सकती है। पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने तो यहां तक कहा है जवाब में कि कांग्रेस के कुछ लोग आतंकवादियों के प्रवक्ता हैं। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस तरह की बातें आती हैं, कांग्रेस की ओर से बातें आती हैं, क्या माना जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस कहती रही है कि बसपा, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कुनबा एक के बाद एक इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें बोल रहा है, उससे शुद्ध रूप से आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं, आतंकवादियों के मंसूबों को ताकत मिल रही है। इसलिए हमारी तो कांग्रेस पार्टी से यही सलाह होगी कि कांग्रेस का कुनबा फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से हम पर हमला करना और भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना बंद करे और मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ आतंकवाद और आतंकवादियों से लड़े, तो देश का भी भला होगा और थोड़ा बहुत उसका भी भला होगा। अब आगे बात करते हैं कोलगेट की। सीबीआई को तोता कहने के बाद से कोलगेट घोटाले के बाद सीबीआई की पहली स्टेटस रिपोर्ट आने वाली है। इससे पहले जो स्टेटस रिपोर्ट को सरकार के कहने पर बदलने की बात सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मान चुकी है। पिछली स्टेटस रिपोर्ट के बाद से अब तक सीबीआई 2 और एफआईआर कोल घोटाले में दर्ज कर चुकी है। इनमें से एक सांसद नवीन जिंदल और पूर्व कोल मंत्री दसारी नारायण राव के खिलाफ है। इसी दौरान सीबीआई पूर्व कोल सचिव एचसी गुप्ता से भी पूछताछ कर चुकी है। पूरे विवाद के बाद सीबीआई ने यूयू ललित को कोल मामले में अपना वकील नियुक्त किया था, लेकिन अब उन्होंने भी खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। इस बार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सीबीआई ने एसजे से संपर्क किया है। स्टेटस रिपोर्ट पर 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता नीरज ठाकुर और जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त। नीरज, ये बताएं कि स्टेटस रिपोर्ट से क्या क्या जानकारियां सामने आ सकती हैं? जी देखिए, पिछली स्टेटस रिपोर्ट जब कंट्रोवर्सी हुई थी आकाश, तो उसके बाद एक रिवाइज स्टेटस रिपोर्ट भी सीबीआई को देनी पड़ी थी। एफिडेविट के बाद एक एफिडेविट सीबीआई को देना पड़ता, जिसमें उन्होंने माना था कि सरकार ने उसमें बदलाव किए हैं। उसके बाद से 2 एफआईआर हो चुकी हैं और एक एफआईआर काफी अहम है, जिसमें सांसद नवीन जिंदल का नाम है और पूर्व मंत्री दसारी नारायण राव का नाम है। और उसके अलावा पूर्व कुल सचिव से भी पूछताछ कर चुकी है। और इस दौरान जांच में क्या क्या मिला और क्या क्या सबूत हुई हैं, पिछली स्टेटस रिपोर्ट से लेकर अब तक क्या क्या उनमें मिला है, क्या क्या खुलासे हैं, वो सामने आ सकते हैं। आकाश, धन्यवाद नीरज इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि एफआईआर के दर्ज होते ही कैसे गायब हो गए मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी। मध्य प्रदेश की सियासत में एक सीडी ने मचा दिया है कोहराम। घेरे में है शिवराज के पूर्व मंत्री राघव जी, बीजेपी के एक पूर्व नेता और नौकर। सच क्या है इस पर भले ही सवाल हो, लेकिन कांग्रेस ने सदन से सड़क तक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
नौकर के यौन उत्पीड़न के आरोपी मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी कहां हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गिरफ्तारी के डर से राघव जी गायब हो गए। कल नौकर ने राघव जी पर एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद से ही राघव जी विदिशा से लापता बताए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने राघव जी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आज से मध्य प्रदेश की मौजूदा विधानसभा की मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस सदन के अंदर भी बीजेपी पर हमले तेज करने के लिए तैयार है। लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष से जब सवाल पूछे गए तो राघव जी सेक्स कांड पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। नो कमेंट, नो कमेंट। मेरे को उसमें कहने लायक कुछ नहीं है। मेरे पास उनके लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ। ऐसे राजनीतिक विवादास्पद मामलों पर मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। काफी नाराज नजर आ रहे थे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और साथ ही साथ घबरा रहे हैं पुलिस वाले भी इस पर बहुत कुछ कहने से। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच चल रही है और कानून अपना काम करेगा। देखिए, अभी मुकदमा कायम है, विवेचना जारी है और जो भी प्रक्रिया होगा वो समय पे होगा। सर, वो विधायक तो कुछ दिक्कत आ रही है पुलिस को इस बारे में गिरफ्तार करने में? जो भी प्रक्रिया होगा उसका पालन किया जाएगा। किस तरह की प्रक्रिया वो तो सबको पता है। अपडेट्स इस पर आगे भी आते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ब्रिटेन का कैसे 77 साल बाद सपना हुआ पूरा, एंडी मरे बने विंबलडन के नए बादशाह। एक देश 1936 से अभी तक इंतजार कर रहा था और आखिरकार 77 साल का सूखा खत्म करते हुए ब्रिटेन के एक खिलाड़ी ने विंबलडन के खिताब पर, मेंस सिंगल्स खिताब पर कब्जा कर ही लिया। फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरे ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को लगातार सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से मात दी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। परिवार वाले स्तब्ध थे। प्रेमिका को भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जो सामने था वो सच था। जीत का स्वाद कितना मीठा होता है, ये आज एंडी मरे से पूछे। इतिहास रचने का गुमान कैसा होता है, ये आज कोई एंडी मरे से पूछे। एक ऐसी कामयाबी जिसे हासिल करने की कोशिश पिछले 77 सालों से कई ब्रिटिश खिलाड़ियों ने की, लेकिन कामयाबी का स्वाद चखा एंडी मरे ने। सेंटर कोर्ट पर रविवार को खेले गए फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा एंडी मरे साल 1936 के बाद विंबलडन का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। एक तरफा मुकाबले में मरे ने जोकोविच को लगातार सेटों में 6-4, 7-5, 6-4 से मात दी। पिछले साल भी मरे फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें फेडरर के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार पक्के इरादों के साथ टेनिस कोर्ट पर उतरे मरे का मकसद सिर्फ और सिर्फ खिताब जीतना था और आखिरकार उन्होंने नामुमकिन से दिख रहे इस लक्ष्य को हासिल कर ही लिया। जीत के बाद जश्न मनाते मरे की ये तस्वीरें कह रही हैं कि उन्हें इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। अखिल निकुंज, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि ऋतिक रोशन ब्रेन सर्जरी के बाद अभी कैसे हैं।